अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में कुछ डिस्कस कर चुके हैं पिछले डिस्कशन में। इसमें हम बाकिया जो पॉइंट्स है या लीगल आर्गूमेंट है वो डिस्कस करेंगे। हमारे सामने वही लेटर है जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और कुछ जजेस को भेजा है। इसमें वही हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, आर्टिकल 191 हो गया और एंट्री नंबर 55 जो हो गया लेजिस्लेटिव लिस्ट 4 शेड्यूल या स्केड्यूल का, और लैक ऑफ प्रेसिडेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है या पैराग्राफ है लीगल आर्गूमेंट्स के लिए, तो इस डिस्कशन में हम सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 जो पैरा 6 है वो हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ पॉइंटेड आउट दैट इन सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 ऑर्डर 1 रूल 5 save as otherwise expressly provided by these rules, the provisions of the code shall not apply to any proceedings in the court. In these rules, the Supreme Court rejected the applicability of the Code of Civil Procedure Act 1908 to its proceeding. यहाँ पर कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं 1980 में ऑर्डर 1 रूल 5 में कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो एप्लीकेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग में। तो यहाँ से मालूम हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात है कि वो क्या करे। अगर कोई कानून है जो रेगुलेट करता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को, तो उसको सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, डिस्क्रिशन के मुताबिक कोर्ट की प्रोसीडिंग चला सकता है। मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है to its proceeding administration and business concerning a civil matter in its proceeding। बताया गया कि जो सिविल बिजनेस है या सिविल मैटर के मुतालिक प्रोसीडिंग है उसमें क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड जो है CPC 1908 वो एप्लीकेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। इंस्टेड इट पार्शियली एक्सेप्ट द CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और CRPC के कुछ प्रोविज़न एक्सेप्ट कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट्स के रूल में। दिस प्रेसिडेंट illustrates that Supreme Court has the authority to reject ordinary legislation concerning a procedure and can choose what to accept and what to adopt। यहाँ से मालूम हो गया कि ये जो मिसाल है जो हमने बताया कि ऑर्डर 1 रूल 5 में CPC को रिजेक्ट कर दिया गया है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, फॉरबिडन है, मना है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है प्रोसीजर के मुतल्लिक या और मामलात के मुतल्लिक, उसमें सुप्रीम कोर्ट पिक एंड चूज़ कर सकता है या उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो एक्ट पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। उसके पास इख्तियारात है और पिक एंड चूज़ भी कर सकता है कि ये चीज़ क्या है, मुनासिब है तो इसे हम अडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या इसको हम अडॉप्ट नहीं करते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में क्या दिया गया है, राइट ऑफ अपील दिया गया है। उसके बारे में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नीडेड फॉर रेमेडी अपील अगेंस्ट 184 क्लास 3 जुरिस्डिक्शन, सेक्शन 5 ऑफ द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, an appeal shall lie within 30 days for an order of a bench exercising jurisdiction under class 3 of article 184 of the constitution to a larger bench of the supreme court, and such appeal shall within a period not exceeding 14 days be fixed for hearing। तो ये तो वो प्रोविज़न है जिसको मैंने रिप्रोड्यूस किया। एक्सप्लेन हो गया कि राइट ऑफ अपील दिया गया अगेंस्ट किसके अगेंस्ट दिया गया, आर्टिकल 184 क्लास 3 के जजमेंट या केसेस के मुतल्लिक के जब भी वो फैसला करे तो उसके ख़िलाफ़ अपील होगा जो लार्जर बेंच सुनेगा, और ये भी बताया गया कि लार्जर बेंच सुनेगा। ये तो एक इजाफी बात दूसरी हो गई। अब दैट सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एन अपील against Article 184 3 orders या judgments वगैरह। However, it is contended that this remedy or right of appeal cannot be granted through
ordinary legislation and should require a constitutional amendment for such a significant change। यहाँ पर मैंने ये आर्गूमेंट पेश किया कि जो अपील की रेमेडी दी गई है वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं दी जा सकती, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि कानून के ज़रिए आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता है। और मज़ीद मैंने ये बताया है, एक्सेप्टिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 is seen as potentially undermining the finality of Supreme Court judgments, as Parliament could pass legislation that interferes with the court's jurisdiction and authority। इसमें मैंने ये बताया है कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को एक्सेप्ट कर दिया गया तो फिर पार्लियामान क्या करेगा, बार बार कानून साजी करेगा और अपने मफाद के मुताबिक कानून बनाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो कभी भी फाइनलिटी अटेन नहीं करेगी, यानी फाइनलिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। एक अपील दे दो, दूसरा दे दो, रिव्यू दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो पार्लियामेंट जो कुछ करे बस अपने उंगलियों पे सुप्रीम कोर्ट को नचाए। तो ये अगर हुआ तो सारा निज़ाम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। लिहाजा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इसको वेशिएट कर देना चाहिए, और पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो कानून बनाए, लेकिन क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वो रिफॉर्म्स करे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वगैरह मामलात में। इसी लेटर में मैंने कुछ सजेशन भी दिए हैं कि ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, कि इन चीज़ों को चेंज कर देना चाहिए और इस तरह तरीक़ाकार अडॉप्ट कर देना चाहिए। में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कंसर्न्स अबाउट लेजिस्लेशन इम्पैक्टिंग द जुडिशरी, यानी लेजिस्लेशन जो है वो टकराव है, असरअंदाज हो रहा है जुडिशरी पर। फॉर इंस्टेंस मैंने मिसाल दिया है, पार्लियामेंट इनैक्ट द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट 2023 एक्ट पास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी की थी, विच में डिक्लेयर्ड वाइड बाय सुप्रीम कोर्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम कर दिया। दिस एक्ट एक्सटेंड्स द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग रिव्यू पिटीशन फ्राम 30 to 60 डेज़। इसमें यह कर दिया गया था कि जो 30 दिन है रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए, उसको 60 दिन कर दिए लिमिटेशन, के 60 दिन के अंदर अंदर रिव्यू पिटीशन दायर करना होगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या आर्डर के ख़िलाफ़, पोटेंशियली बेनिफिटिंग पार्लियामेंट एंड प्रिवेंटिंग इट फ्राम बीइंग हेल्ड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पार्लियामेंट क्या अपने आप को बचा रही थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, क्योंकि अभी 60 दिन हो गए, टाइम एक्सटेंड हो गया, तो हम रिव्यू दायर करेंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बच जाएंगे, यानी फ़ायदा ले रहे थे। द एक्ट इज़ क्रिटिसाइज्ड फॉर पोटेंशियली अलाउिंग पार्लियामेंट टू पास लॉ दैट benefit itself, such as extending limitation for filing review petitions, which could delay or prevent the implementation of Supreme Court's orders and judgments। ये जो एक्ट है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इसको एक्सेप्ट नहीं कर देना चाहिए। अगर एक्सेप्ट कर दिया गया इस कानून को तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ायदे के मुताबिक कानून साजी करेगा, जिस तरह उन्होंने रिव्यू पिटीशन के लिए लिमिटेशन एक्सटेंड किया था, बढ़ा दिया था। और ये क्या सबब बनेगा, इस चीज़ का सबब बनेगा कि कोर्ट के आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन में एक डिले होगी और एक प्रिवेंशन होगा, हिफाजत होगी कि बस टाइम जो था वो एक्सटेंड कर दिया या इस तरह कानून साजी कर दी कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट ना हो सके। लिहाजा इसी तरह के कानून साजी को वेशिएट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जुडिशरी कंप्रोमाइज़ होती है। इसके बाद इम्पैक्ट ऑन जुडिशियल ऑटोनॉमी बाय प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, द एक्ट्स प्रोविजंस अलाउिंग द पार्लियामेंट्स intervention in the Supreme Court practice and procedure could potentially compromise the autonomy of the judiciary. It may open the door to external influence on how the court conduct its affairs। तो वही बात मैंने तकरीबन रिपीट कर दी कि जो खुद मुख्तियारी है अदलिया की वो ख़त्म हो जाएगी अगर इस एक्ट को एक्सेप्ट कर दिया। These arguments collectively suggest that the Practice and Procedure Act 2023 might infringe upon the Supreme Court's constitutional authority to regulate its own procedures
मेकिंग इट पोटेंशियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस्तदआ मैंने की कि जो आर्गूमेंट्स हैं जो मैंने पेश किए, इस सब का यही मकसद है कि इस एक्ट को क्या कलअदम कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो इख्तियारात है, पावर है, उस पर असरानंदाज हो रहा है। लिहाजा इस तरह के कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाए। और इसके बाद चीफ जस्टिस ओथ, चीफ जस्टिस के ओथ के बारे में लास्टली आई वुड लाइक टू एड्रेस अ कमेंट मेड बाय चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ने फर्स्ट लाइव हेयरिंग में कुछ कमेंट पास किए थे, दैट आई टेक ओथ फॉर अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ नॉट केस लॉ, कि मैंने प्रेसिडेंट का हलफ तो नहीं उठाया है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की बलदस्ती का हलफ उठाया है। तो इट इज़ एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज दैट केस लॉ इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स केस लॉ एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने ये बात कही यहाँ पे कि जो केस लॉ है वो भी क्या आइन का हिस्सा है, लिहाजा केस लॉ को भी एक्सेप्ट कर देना चाहिए। उसका भी उन्होंने हलफ उठाया है, क्योंकि जो आइन का हिस्सा हो गया तो वो क्या होगा, आइन ही हो गया। लिहाजा ये कमेंट जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद समरी जो है, समरी में यहाँ पर जितने ग्राउंड पेश किए गए उसको यहाँ पर समराइज़ किया गया है। द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑफ 2023 इन पाकिस्तान faces significant constitutional concerns, primarily revolve around potential legislative encroachment। legislative encroachment हम बता चुके हैं कि पार्लियामेंट जो है वो क्या करे, मुदाखलत करे into the judicial domain, अदलिया के अंदर, undermining the separation of powers and independence of the judiciary। इसके बाद parliament's limitation regarding Supreme Court jurisdiction, the paramount importance of judicial independence under Article 2A, the absence of constitutional precedent, and the potential breach of the separation of powers principle। Additionally, the Act's impact on the autonomy of the judiciary also clash with the directory nature of Article 191 and the need for a constitutional amendment for significant change, such as Section 5 of the Act। further support the call to declare the Practice and Procedure Act of the 2023 वाइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहाँ पर जितने वजूहात ग्राउंड पेश किए गए थे उसको हमने कलेक्टिवली एक्सप्लेन कर दिया कि इन वजूहात की बुनियाद पर ये जो एक्ट है इसको वाइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। इसके बाद मैंने अपने सजेशन भेजे हैं, नेसेसरी टू अमेंडेड द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 बाई इटसेल्फ फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, के वो क्या करे, तरमीम करे, जो रूल्स है उसमें कुछ तब्दीलियाँ लाए कि मसाइल जो है जुडिशरी में या जो ऑब्जेक्शन अराइज होते हैं वो क्या हो जाए, हल हो जाए। तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में डिस्कस करेंगे।